नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय महिला हॉकी टीम को ट्वीट करके बधाई दी है। सीएम पुष्कर धामी ने अपने ट्वीट में लिखा कि टोक्यो ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर सेमीफाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित कर इतिहास रचने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई। जीत का क्रम जारी रखते हुए आप स्वर्ण पदक जीतकर देश को गौरवान्वित का एक और अवसर प्रदान करें, यही शुभकामनाएं हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। आपको बता दें कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल को जीत लिया है और सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। खबर लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी की टीम 9 के साथ बैठक हुई है और बैठक में कई अहम बातों को लेकर चर्चा हुई। खासकर टीम 9 की बैठक में स्कूल खोलने पर विचार हुआ है। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहे। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी भी बैठक में मौजूद रहे। 15 अगस्त के बाद खुल सकते हैं स्कूल कॉलेज। अगले कुछ दिनों के बाद उत्तर प्रदेश में स्कूल कॉलेज खोले जा सकते हैं, ये आज बात हुई है। अलग अलग चरणों में स्कूल खोलने पर विचार किया जा रहा है। सीएम योगी ने स्कूल कॉलेज खोलने पर सुझाव भी मांगे हैं। तो आज टीम 9 की बैठक में स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर विचार किया गया है। और इस वक्त हमारे साथ अश्विनी द्विवेदी जुड़ गए, हमारे संवाददाता। अश्विनी, टीम 9 की बैठक हुई है और सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है ये कि स्कूल कॉलेज जो काफी दिनों से बच्चे घर में बैठे हुए हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं, खोलने पर अब विचार किया जा रहा है। क्या कुछ इस बैठक में हुआ? बिल्कुल बता दूं आपको, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज टीम 9 की बैठक ली। इस दौरान एक अहम बैठक इसलिए मानी गई क्योंकि इस दौरान जो स्कूल खोलने हैं उनको लेकर के चर्चा हुई। 15 अगस्त के बाद से चाहे वो बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूल हो, माध्यमिक या उच्च शिक्षा विभाग, इनको लेकर के चर्चा हुई। इस दौरान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, माफ कीजिएगा, दिनेश शर्मा मौजूद रहे। दिनेश शर्मा जी के पास में इस समय जो माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा है, साथ ही साथ सतीश द्विवेदी जिनके पास बेसिक शिक्षा का भार है। इन दौरान चर्चा भी हुई है कि 15 अगस्त के बाद क्या स्कूलों खोला जा सकता है। हालांकि अगर उत्तर प्रदेश में इस तरह कोरोना के बाद से स्कूल बंद चल रहे थे, तो कोविड की अगर बात करें तो इस समय किसी भी जिले में मात्र 3 जिले छोड़ दें 50 से ज्यादा यहाँ पर केसेस हैं, बाकी जिलों में 50 से कम केसेस हैं। निश्चित तौर पर इन सब चीजों को जानकारी मुख्यमंत्री ने मांगी, साथ ही साथ सलाह मशविरा भी किया क्या 15 अगस्त के बाद में से स्कूलों खोलना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया है 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने के लिए, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस पर गहन चर्चा की। निश्चित तौर पर जो तमाम जो अधिकारी वहां मौजूद थे, तमाम जो अन्य लोग मौजूद थे, उनसे मशवरा मांगा गया क्या 15 अगस्त के बाद एक बार फिर जो स्कूल के जीवन है उसको पटरी पर लाया जा सकता है। निश्चित तौर पर इसके बाद गहन मंथन हो रहा है और संभवतः ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 15 अगस्त के बाद जो माध्यमिक और उच्च शिक्षा के स्कूल है उनको खोला जा सकता है। बिल्कुल मंथन किया जा रहा है निश्चित तौर पर। कोविड गाइडलाइन है जी, टीम 9 में जो बैठक हुई है, मंथन किया जा रहा है, मंत्रियों से बातचीत हो रही है, अधिकारियों से भी बातचीत हो रही है, स्कूल कॉलेज को खोलने पर विचार किया जा रहा है। लेकिन उसमें एक बात और कही गई है, सुझाव मांगे जाएंगे। यानी क्या अभिभावकों से सुझाव मांगे जाएंगे? नहीं, बिल्कुल अभी तक ऐसा कुछ नहीं। अभी जो अधिकारी हैं जो उनसे सुझाव मांगा गया है कि किस तरह से गाइडलाइन तैयार की जाए जिससे जो शिक्षा है वो भी चलती रहे, स्कूल चलते रहे, कॉलेज चलते रहें और जो स्टूडेंट्स आएंगे, जो छात्र आएंगे, उनको कोई समस्या ना हो। कोविड का जो प्रोटोकॉल भी वो किस तरह बनाए रखा जाए, इन तमाम बिंदुओं पर जो आला अधिकारी हैं उनसे सलाह मांगी गई। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहें। आपको बता दें कि आज टीम 9 की बैठक हुई है और बैठक में स्कूल कॉलेज खोलने पर विचार किया जा रहा है। 15 अगस्त के बाद से संभव है कि उत्तर प्रदेश में भी स्कूल और कॉलेज को खोले जा सकते हैं। चलिए एक और बड़ी खबर, यूपी की राजधानी लखनऊ में कृष्णानगर के अवध चौराहे पर युवती ने एक कार चालक की जमकर पिटाई कर दी है। पिटाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि युवती चालक को पीट रही है। बीच चौराहे पर तमाशा हो रहा है। कुछ लोग युवक को बचाने का प्रयास भी करते हैं तो युवती उन्हें भी चिल्लाती है। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने पुलिसकर्मियों के सामने चालक को पीटने पर नाराजगी भी जताई है। वजीरगंज के सिटी स्टेशन निवासी शहादत अली उबर चालक हैं जिनकी पिटाई हुई है। बताया जा रहा है कि शनिवार रात अवध चौराहे पर रेड सिग्नल होने पर रुके। इसी दौरान पीछे से आई युवती ने कार चलाने के तरीके पर नाराजगी जताते हुए पीटना शुरू कर दिया था। कथित रूप से कार ने युवती को ठोकर मार दी थी और फिर उसने गुस्से में कैब ड्राइवर की जमकर धुनाई कर दी। पुलिस के सामने मारपीट करने के साथ ही पीड़ित का फोन भी तोड़ दिया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लखनऊ की यह तस्वीर है।
और अश्विनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी, तस्वीरों में हम देख सकते हैं किस तरीके से बीच सड़क पर एक लड़की एक चालक को पीटते हुए नजर आ रही है। इस मामले में क्या कोई कार्रवाई हुई है? अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीच सड़क पर जिस तरीके से एक युवक को पीटा जा रहा है, यानी कार चालक को पीटा जा रहा है एक युवती के द्वारा, और खबर यह भी है कि वहां पर आसपास पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है? बिल्कुल बता दूं आपको, जो लखनऊ पुलिस ने कार्रवाई की है बड़ी अजीबोगरीब है, क्योंकि जिस तरह से सीसीटीवी सामने आया उसमें देखा जा रहा साहब, जो ओला चालक है सादत, वो अपनी कार लेकर आता है, उधर दूसरी ओर से जो एक लड़की है, महिला है, वो आ रही होती है, जबकि मात्र वो ब्रेक मारता है, उसके 10 सेकंड भी नहीं होते हैं, वो दरवाजा खोलती है, उस चालक को पीटना शुरू कर देती है। निश्चित तौर पर जो कृष्णा नगर पुलिस है उसने अजीबोगरीब कार्रवाई की। उसमें कृष्णा नगर पुलिस ने कहा है कि एक एसयूवी कार होती है 500, उससे चालक था, उससे उसका चालक था, जबकि ये साफ साफ सीसीटीवी में दिख रहा है कि ओला का ये चालक है, और उसका उस दौरान लड़की ने मोबाइल भी तोड़ा। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण हैरानी करने वाली बात है, इस दौरान पुलिस वहां मौजूद रही, पुलिस ने भी कुछ नहीं किया, हालांकि कुछ लोगों ने बचाने का प्रयास किया तो उनके ऊपर भी हाथ उठाया इस युवती ने। इसके बाद जो पीड़ित युवक था ओला चालक, उस पर ही कार्रवाई हुई, और पुलिस ने उसके साथ जो अन्य लोग छुड़ाने थाने उसको आए थे, 2 लोगों को और 151 चालक किया। समझ सकते हैं किस तरह की पुलिस की कार्यशैली है, बिना देखे, बिना जांच के, बिना समझे एक तरफा कार्रवाई की गई इसमें। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण खबर, कानपुर में योगी सरकार की सवेरा योजना का नतीजा देखने को मिला है। दरअसल बुजुर्ग मां बाप को इंसाफ दिलाने खुद पुलिस कमिश्नर असीम अरुण पहुंचे। पुलिस को शिकायत मिली थी कि बुजुर्ग महिला के बेटे और बहू ने महिला को जमकर पीटा था। पीड़ित महिला ने पुलिस से शिकायत की थी और इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने पीड़ित बुजुर्ग महिला के बेटे और बहू को जेल भेज दिया। यह पूरा मामला कानपुर के चकेरी थाना के जाजमऊ पुलिस चौकी का बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कानपुर की यह तस्वीर है जहां पर एक बुजुर्ग दंपति को इंसाफ मिला है योगी सरकार की सवेरा योजना के तहत। और रमन गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। रमन, निश्चित तौर पर एक बहुत ही सराहनीय पहल, यानी कि योजना जब भी शुरुआत होती है योजना की तो उम्मीद यही की जाती है कि उसका लाभ मिले, और अक्सर ये होता है कि योजनाएं शुरू कर ली जाती है लेकिन वो योजनाएं फाइल तक सीमित रह जाती है। लेकिन कानपुर में देखने को मिला है कि किस तरीके से एक बुजुर्ग दंपति को इंसाफ मिला है। पूरा मामला बताइए, क्या हुआ था, कब शिकायत की गई थी और इसमें क्या कार्रवाई हुई है? बिल्कुल विद्यासागर, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लगातार पुलिस की छवि पर सवाल उठ रहे थे, सवेरा योजना जो चलाई गई योगी सरकार की, उसके चलते सबसे बड़ी जो खबर निकल के सामने वो कानपुर से आई। कानपुर के एक बुजुर्ग दंपति को चकेरी इलाके से उसके बेटे और उसके बहू उसको मारपीट करके घर से निकाल देते हैं। उसके बाद लगातार वो थाने चौकी के चक्कर काटते हैं, लेकिन जब वो कानपुर के कमिश्नर असीम अरुण से अपनी गुहार लगाने के लिए कमिश्नर ऑफिस पहुंचते हैं, उसके बाद असीम अरुण खुद पुलिस की छवि को सुधारने के लिए, और जिस तरह से लगातार योगी सरकार सवेरा योजना चला रही है, तो उसकी छवि को उसको धरातल पर जो है लाने के लिए खुद असीम अरुण उस परिवार को, उस बुजुर्ग दंपति के साथ चकेरी लाके उसके घर पहुंचते हैं और उसके बहू बेटों के खिलाफ मुकदमा लिखकर उनको जेल भी भिजवा देते हैं, और उन बुजुर्ग दंपति को अपने घर भेज देते हैं, वहां पर पुलिस फोर्स तैनात कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी पहल है। जिस तरह से सोशल मीडिया पे लगातार ये वीडियोस वायरल हो रहे हैं, पुलिस की सराहनीय कार्य की बातें हो रही हैं, जिस तरह से लगातार पुलिस की छवि को धूमिल कर रहे थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर तो पुलिस ने एक सराहनीय पहल की है और बुजुर्ग दंपति को न्याय मिला है। आगे बढ़ते हैं। वाराणसी में गंगा नदी उफान पर है। बारिश के चलते गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में लोगों की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही है। लोग काफी परेशान हैं इस बात को लेकर कि गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। एक बार आपको फिर से बता दें कि पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन वाराणसी की बात कर ली जाए तो वाराणसी में गंगा नदी इस वक्त उफान पर है और सुजीत पटेल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजीत, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त गंगा नदी लगातार खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही है, जलस्तर बढ़ रहा है, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं?
जो गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है। आपको ये देख सकते हैं कि जो पूरी घाट 84 घाट है, घाटों की ही बात की जाए जी। तो पूरी तरह से घाट पानी पानी हो गया है और मंदिर जो थे सारे डूब चुके हुए हैं। अब लोग जो है छतों का सहारा लिए हुए हैं कि जो छत के है, अब जैसे गंगा अभी और बढ़ेगी तो गंगा में जो अगल बगल के लोग हैं, जो गांव के घाट के किनारे लोग मकान है, वो लोग भी घर छोड़ के भी जाना पड़ेगा। तो जो घाट के किनारे जो दुकानें थी वो पूरी तरह से हटा दी गई है। अब जो मणिकर्णिका घाट है या हरिश्चंद्र घाट है जहाँ अंतिम संस्कार होता है, उस जगह अब छतों पे कहीं चिताएं जलाई जा रही हैं, तो कहीं अब गलियों में चिता जल रही है। कहीं ना कहीं से अब जो बाढ़ का जो बाढ़ लगातार पानी बढ़ रहा है, इससे लोगों को दिक्कत हो रही है। एनडीआरएफ द्वारा बात की जाए तो एनडीआरएफ लगातार यहाँ निरीक्षण कर रहा है और लोगों को चेतावनी दे रहा है कि आप गंगा के पानी में न जाए। शासन द्वारा भी लोगों को अनाउंस किया जा रहा है कि गहरे पानी में न जाए, गंगा में स्नान न करे। जो गंगा पे नाव संचालन हुआ करता है तो नाव को रोक दिया गया है। जी बिल्कुल सुजीत, जैसे कि आप कह रहे हैं कि गंगा नदी का जो पानी है धीरे धीरे बढ़ ही रहा है और इतना बढ़ गया है कि सभी घाट इस वक्त डूब गए हैं और घाट के आसपास जितने भी दुकानें थे वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि गंगा के किनारे एक बड़ी सी बस्ती है, यानी कि पूरा शहरी गंगा के किनारे बसा हुआ है। बहुत सारे मठ मंदिर हैं जहां पर हजारों की तादाद में लोग रहते हैं। क्या उन लोगों को भी खतरा हो रहा है? जी बता दें, गंगा के किनारे जो लोग रहा करते थे उनको प्रशासन ने पहले चेतावनी दे दी थी कि आप लोग सुरक्षित स्थान पे चले जाए। अर्थात गंगा का जल लगातार बढ़ रहा है कि देख सकते कि पूरी नाव को रोक दी गई है। नाव चालक के नाव वाले को हटा दिया गया और नाव को बांध दिया गया। आपको और आगे दिखाते हैं। चलिए, कि बहुत बहुत शुक्रिया। गंगा के जल स्तर, ये जल पुलिस है जी। निश्चित तौर पर तो इस वक्त वाराणसी में गंगा नदी उफान पर है और इससे लगातार लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अहम खबर, यूपी में 2022 के चुनाव को लेकर हर एक पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। यूपी की राजनीति में अब ब्राह्मण वोट बैंक पर सबकी निगाहें टिकी हुई है और ऐसे में बसपा भी लगातार ब्राह्मणों को साधने में जुटी हुई है। आज एटा और कासगंज में बसपा का प्रबुद्ध सम्मेलन होगा। आज प्रबुद्ध सम्मेलन के दूसरे चरण की तीसरा दिन है और लगातार बहुजन समाज पार्टी प्रबुद्ध सम्मेलन अपने स्तर पर कर रही है और इसी कड़ी में आज एटा और कासगंज में एक बड़ा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो बीएसपी का प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन लगातार जारी है। आज कासगंज में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जहां सतीश चंद्र मिश्रा कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। बीएसपी लगातार ब्राह्मणों को साधने में जुटी हुई है। तो बीएसपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन लगातार जारी है और आज एटा और कासगंज में सम्मेलन होना है। 4 अगस्त को शाहजहांपुर बरेली में सम्मेलन होगा। वहीं 5 अगस्त को लखीमपुर खीरी सीतापुर में सम्मेलन का आयोजन किया गया है। वहीं 7 अगस्त को बदायूं और मुरादाबाद में सम्मेलन किया जाएगा। 8 अगस्त को बिजनौर और मुजफ्फरनगर में सम्मेलन होगा। तो ये है बसपा का कार्यक्रम। आपको बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग मंडलों, अलग अलग जिलों में जाकर प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और इस सम्मेलन का एक खास जो उद्देश्य है, जो मुख्य उद्देश्य है वो ये कि ब्राह्मण वोटों को साधा जाए। यानी इस वक्त सभी पार्टियां ब्राह्मण वोट पर बहुत तेजी से काम कर रही है और ऐसे में बसपा ने इसकी शुरुआत सबसे पहले की है। अयोध्या से इसकी शुरुआत हुई थी और अब उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जहां बीएसपी के तरफ से ब्राह्मण वोट को साधने की कोशिश हो रही है। और आयुष भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं कासगंज से। कासगंज में आज सम्मेलन का आयोजन होना है। आयुष, इस वक्त वहां पर क्या माहौल है? क्या सतीश चंद्र मिश्रा पहुंच चुके हैं? देखिए, निश्चित माहौल के यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच चुके हैं। बेसब्री से बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का यहाँ पर इंतजार हो रहा है। एक बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। अगर मैं दिखाना चाहूं, पीछे मंच सजा हुआ है जिस पर लगातार सतीश चंद्र मिश्रा जी का जो आगमन है वो यहाँ पर होना है। जनता बेसब्री से उनका इंतजार कर रही है। और अगर पीछे की तस्वीरें दिखा दूं भीड़ की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से बसपा ने जो है वो ब्राह्मणों को खुश करने के लिए, ब्राह्मणों को साधने के लिए ब्राह्मणों की जो भीड़ है वो यहाँ पर जुटाई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं
तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सतीश चंद्र मिश्रा का बेसब्री से यार इंतजार हो रहा है, कुछ ही देर में वो यहाँ पहुंचेंगे और प्रबुद्ध सम्मेलन का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। देखिए, विधानसभा चुनाव नजदीक है, जैसे जैसे ये चुनाव नजदीक आता चला जा रहा है, वैसे वैसे लगातार सभी पार्टियां जो है अपने अपने वोट बैंकों को साधने का काम कर रही है। उसी कड़ी में कासगंज में प्रबुद्ध सम्मेलन किया जा रहा है। तमाम बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और बेसब्री से जो सतीश चंद्र मिश्रा जो है बसपा के जो राष्ट्रीय महासचिव है, उनका इंतजार हो रहा है। कुछ ही देर में वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। पहुंचने के बाद यहाँ पर लोगों को संबोधित करेंगे। जी जी, बिल्कुल आयुष, जहां तक सतीश चंद्र मिश्रा की बात कर लीजिए तो उनके अलावा बसपा के और कौन कौन से बड़े नेता वहां पर पहुंचे हैं? देखिए, बता दें तमाम बसपा के बड़े बड़े नेताओं का यहाँ पर पहुंचने का दौर यहाँ पर लगातार जारी है और कुछ जो बसपा के बड़े नेता हैं वो सतीश चंद्र मिश्रा के काफिले के साथ ही कासगंज पहुंचेंगे, जहां पर वो प्रबुद्ध सम्मेलन में प्रतिभाग करेंगे, हिस्सा लेंगे। अगर लोगों की बात करें, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार लोगों का आने का सिलसिला लगातार बना हुआ है। चूंकि बड़ा सम्मेलन है, कासगंज में ब्राह्मणों का वोट बैंक अच्छा माना जाता है, जिसको साधने की लगातार यहाँ पर कोशिश हो रही है। जी बिल्कुल, चलिए खबर पर नजर बनाए रखें। वाकई में तो अब से कुछ ही देर बाद वहां पर सतीश चंद्र मिश्रा पहुंचेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, न्यूज़ 1 इंडिया पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। चुनावी साल में महिलाओं को सौगात देने की तैयारी की जा रही है। सौगात में महिलाओं पर फोकस रखने की तैयारी में है सरकार। महिला बाल विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग को सीएम ने दिए हैं टिप्स। आने वाले कुछ दिनों में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की कवायद शुरू की जाएगी। महिलाओं को आर्थिक सहायता के लिए कुछ बड़ा कर सकती है योगी सरकार। सीएम योगी को यूपी की आधी आबादी की बहुत ज्यादा चिंता है और इसलिए इस वक्त हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ अनुराग चड्ढा जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अनुराग जी, वाकई में उत्तर प्रदेश में इस वक्त चुनावी माहौल को लेकर हर वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को स्वावलंबन बनाने की कवायद शुरू की जा रही है। देखिए विद्या, जब चुनावी साल आता है तो सरकार को हर उस व्यक्ति की याद आती है कि जिसके लिए पूर्व की सरकारों ने कुछ ना किया हो और वर्तमान सरकार उन पर फोकस करके उनके लिए कोई ऐसी योजना लॉन्च कर दे जिससे उस वर्ग का फायदा हो। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो कई ऐसी योजनाएं चल रही हैं समाज के हर वर्ग के लिए, चाहे वो दलितों के लिए हो या जो ओबीसी हैं उनके लिए हो। और लेकिन अब जो योगी सरकार है और खासतौर पर मुख्यमंत्री का एक विजन है कि महिलाओं के लिए कुछ ऐसा किया जाए जो अभी तक किसी भी सरकार ने ना किया हो। तो उन्होंने जो हमारे पुख्ता सूत्र हैं वो बताते हैं कि जो महिला बाल विभाग है और इसके अलावा जो समाज कल्याण विभाग है उसके जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको मुख्यमंत्री ने बुलाया और कुछ उनको टिप्स दिए हैं। और उस टिप्स का जो लबोलबाब है वो यही है कि महिलाओं के लिए कोई ऐसी योजना तैयार की जाए जिससे महिलाएं स्वावलंबी हों, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। इसके अलावा हर महीने उनको कुछ आर्थिक सहायता मिल जाए। और मुख्यमंत्री की इस महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना के लिए ये जो दोनों विभाग हैं पूरी तरह से जुट गए हैं और आगे आने वाले दिनों में महिलाओं के लिए सरकार कुछ बड़ा कर सकती है। मुख्यमंत्री के विजन से यही लगता है। और देखिए, चुनावी साल है और जो यूपी की आधी आबादी है उसको कोई भी नहीं छोड़ना चाहता। और जो तमाम महिलाएं हैं, यूपी की जो राजनीति है वो हमेशा कास्टिज्म पर रही है। जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे बसपा अपना जो उसका फिक्स वोट बैंक है, दलित वोट बैंक, उसके अलावा वो मुस्लिम और ब्राह्मणों को साधने की कोशिश करती है। जैसा जैसा जिस क्षेत्र में जो भी कास्ट है, अखिलेश यादव की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी भी यादव प्लस मुस्लिम प्लस ओबीसी और जो भी कास्ट जिस एरिया में जैसा होता है उसको टारगेट करने की कोशिश वो लोग करते हैं। लेकिन महिलाओं को आज तक किसी ने टारगेट नहीं किया। बिल्कुल। लेकिन जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो अब 2022 का जो चुनाव है उसको बहुत ही वो चुनौती के रूप में लेते हैं। हालांकि पूरी तरह से जो फेवर है वो सरकार के पक्ष में है, लेकिन अब जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री योगी की तारीफ की, जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने योगी की तारीफ की,
और अब कल अमित शाह ने योगी की तारीफ में पुल बांध दिए और कहा कि जो पुरानी सरकारें हैं उन्होंने ना तो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कुछ किया, ना ही धार्मिक स्थलों के लिए कुछ किया, और अपराधियों पर कोई बड़ा शिकंजा नहीं कसा। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं योगी के सामने भी एक चुनौती है कि जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व उन पर विश्वास कर रहा है, तो वो भी कुछ ऐसा करके दिखाएं जिससे चुनाव में उनकी जो जीत है वो बहुत बड़ी हो। तो लगातार रोजाना जो वो सीएम मीटिंग करते हैं उसमें यही कोशिश रहती है कि जो भी फैसले हों वो जनता को प्रभावित करे। तो ऐसे में जो यूपी की आधी आबादी यानी कि जो महिलाएं हैं उनके लिए वो ऐसी योजना लॉन्च करेंगे जिससे महिलाओं में एक मैसेज जाए, उनको आर्थिक सहायता मिले, ताकि योगी की नीतियों से खुश होकर महिलाएं जो बीजेपी से नहीं जुड़ी हैं वो भी उनसे जुड़ जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये उदाहरण भी देखने को मिला था कुछ दिन पहले, जब 2019 से पहले 3 तलाक का जो मामला उठा, उसमें कहा जाता जब ये कानून पास कर दिया गया तो बहुत सारे जो खासकर मुस्लिम महिलाओं की अगर बात कर ली जाए तो उन्होंने बीजेपी के साथ जुड़ने का फैसला लिया और उनको फायदा भी हुआ। कहीं ना कहीं 2022 आने से पहले जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो योजना बनाई है उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा और उसमें जाति पाति सब खत्म हो जाएंगे। जी बिल्कुल विद्या, कई ऐसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सीट थी जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, लेकिन उन सीटों पर बीजेपी के जो प्रत्याशी थे वो जीते। तो ऐसे में जो वहाँ के जो पॉलिटिशियंस थे वो सोचते थे कि भाई आखिर ये चमत्कार कैसे हो गया, जो हमारा एरिया है वहां पर कैसे बीजेपी के प्रत्याशी जीत गए। तो ये उसी का नतीजा था कि जो मुस्लिम महिलाएं थी वो बहुत ज्यादा इस ट्रिपल कानून के तलाक से बीजेपी के फेवर में गई और उन्होंने जो मुल्ला मौलवी हैं या जो क्षेत्रीय पार्टी हैं जो मुस्लिम राजनीति करती है उनको दरकिनार करके बीजेपी को चुना। तो योगी भी बिल्कुल उसी पॉलिसी पर अब चल रहे हैं कि जो समाज में जो महिलाएं हैं चाहे वो किसी धर्म जाति की हो, उनके लिए एक ऐसी योजना लॉन्च करते हैं जो उत्तर प्रदेश में एक नजीर के तौर पर बन जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि एक अच्छी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश में उन महिलाओं के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि इन योजनाओं के द्वारा हर किसी को लाभ मिल सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार एक ऐसी योजना बनाने जा रही है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।